करने के टाइम पे एंट्री आएगी या पेमेंट के टाइम पे आएगी? ये बात समझ आ गई आपको? यस मैम। यस मैम। अब आप देखो, एक होता है कि हमने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, दूसरा है कि मैंने वो पेमेंट करनी थी जेड को, और जेड को मैंने वो बिल दे दिया, उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल टू द थर्ड पार्टी, कि मेरे को जेड को कहा भाई ले भाई तू ये बिल रख ले, 2 महीने बाद पैसे आने हैं, वाई से ले लियो, और हमारा हिसाब किताब खत्म। ठीक है? जब हम किसी को पैसे देते हैं, हम उसको बिल दे रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं उसको डिस्काउंट, वो मुझे डिस्काउंट दे दे, ऐसा हो सकता है ना, कि वो मुझे कुछ डिस्काउंट दे दे, या फिर वो ये कहे कि तुम डिस्काउंट दो मुझे, कि तुम मेरे 2 महीने की पेमेंट डिले कर रहे हो। अगर तो तुमने आज उसकी पेमेंट की कमिटमेंट थी और तुमने उसको बिल पकड़ा दिया, तो तुम उसको 2 महीने की पेमेंट डिले कर रहे हो, तो फिर वो तुम्हारे से डिस्काउंट मांगेगा, वो कहेगा भाई साहब डिस्काउंट दो, ब्याज दो 2 महीने का। वो अगर आप दे रहे हो तो वो आपका खर्चा है, डिस्काउंट डेबिट है। पर अगर आपने उसके पहले से नहीं देने थे, अभी देने हैं, और आप उसको कहते हो ले ले भाई तू बिल ले ले, पर कुछ डिस्काउंट दे दे मुझे, वो डिस्काउंट दे भी सकता है आपको, उस केस में वो डिस्काउंट आपका फायदा है, तो वो हमारा डिस्काउंट रिसीवेबल हो जाएगा। जो भी सिचुएशन होगी वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको समझनी पड़ेगी, उसके हिसाब से ही एंट्री करनी पड़ेगी। क्लियर होगी ये बात? हाँ जी। यस मैम। अब क्या है कि हमने बैंक से डिस्काउंट नहीं करवाया बिल को, ना ही हमने किसी को एंडोर्स किया, हमने सिर्फ बिल बैंक को भेज दिया कि जब इसकी ड्यू डेट आएगी हमारे पैसे ले लेना वाई से, और हमारे अकाउंट में डाल देना, हमें आज नहीं चाहिए पैसे, पैसे 2 महीने बाद ही चाहिए, 9 अगस्त को ही चाहिए है। लेकिन आप 9 अगस्त को हम भूल जाएंगे बिल इधर उधर रख के, आप ये बिल के पैसे वाई के अकाउंट से काट के हमारे अकाउंट में डाल देना, 9 अगस्त को एनकैश करवा देना। तो इसका मतलब हम बिल दे रहे हैं, अपनी तरफ से निकाल रहे हैं, हमारा तो बिल गया टू बिल रिसीवेबल, और गया कहाँ? बिल फॉर कलेक्शन, हमने बैंक को कलेक्शन के लिए दिया है। ठीक है? समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। अब अगला केस है बिल रिटायर्ड बिफोर मेच्योरिटी। बिल रिटायर्ड बिफोर मेच्योरिटी, हमने बिल ले लिया, एंट्री कर ली, और अब हमारी मर्जी है कि या तो हम बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं, या फिर हम किसी और को एंडोर्स कर सकते हैं, या बैंक को भेज सकते हैं कलेक्शन के लिए, या फिर अपने पास रख सकते हैं। चार चार सिचुएशन है, चारों की एंट्रियां हमने देख ली। अब आता है कि टाइम से पहले बिल रिटायर हो रहा है। रिटायर होने का मतलब क्या होता है? वाई के पास पैसे आ गए 4 जुलाई को, उसने देने थे 4 अगस्त को, अब ने किसी के देने हो तो हम पहले दे देंगे। ठीक है? ऐसे ही करेंगे ना, कि नहीं? हाँ जी बोले, बोलो बच्चे। अब वो 4 जुलाई को, यानी कि 1 महीना पहले या कभी भी पहले, मतलब मेच्योरिटी डेट से पहले पैसे दे रहा है एक्स को, साथ साथ वो ये भी कहता है कि भाई मैं तेरे को एडवांस पैसे दे देता हूँ, मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे दे, क्योंकि हो सकता है मैंने 4 लोगों के पैसे देने हो, तो मैं पहले उसी को दूंगी जो मुझे डिस्काउंट दे रहा है। अब लेने वाला भी सोचेगा कि मैंने इसको डिस्काउंट नहीं दिया तो ये पैसे किसी और के पे कर देगा, तो मैं डिस्काउंट दे देता हूँ, मेरे को भी तो 1 महीना पहले पैसे मिल रहे हैं, बैंक से डिस्काउंट कराते तो भी तो डिस्काउंट देना पड़ता बैंक को, तो हम कुछ डिस्काउंट उसको दे देते हैं रिटायरिंग बिफोर मेच्योरिटी में, और उसको हम बोलते हैं रिबेट। क्या बोलते हैं? हाँ जी बच्चे। हाँ, रिबेट मैम। और रिबेट जो है हमारा खर्चा होता है, क्योंकि हमें कम पैसे मिल रहे हैं, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, अगर बिल हमारे पास है। अगर बिल हमने बैंक को कलेक्शन के लिए दे दिया है तो हम लिखेंगे बिल फॉर कलेक्शन, जो भी होगा इन दोनों में से एक आएगा। अब क्योंकि पेमेंट हो रही है तो वाई की बुक्स में भी एंट्री होगी, वाई को जो रिबेट मिल रहा है वो उसका फायदा है, हमारा खर्चा था तो हमने डेबिट कर दिया,
वाई की इनकम है तो वो क्रेडिट करेगा, वाई एंट्री करेगा बिल पेबल डेबिट टू कैश टू रिबेट रिसीव्ड। क्लियर हो गई एंट्री? यस मैम। अब आगे कहता है इफ द बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट प्रीवियसली रिटेन्ड बाय एक्स। अब ये तो था रिबेट, मान लो रिबेट नहीं करवाई, अब मैच्योरिटी डेट आ गई भाई, 9 अगस्त आ गई मान लो, जैसे या 12 अगस्त, जो भी हम पढ़ रहे थे, कोई भी हो सकती है मेच्योरिटी डेट, वो तो मैं एग्जांपल के लिए कह रही हूँ। अब मान लो मेच्योरिटी डेट आ गई, तो हमने देखना है कि अब बिल है कहाँ मेच्योरिटी डेट वाले दिन। तो पहला केस क्या था कि हमने अपने पास रखा था बिल को, रिटेन्ड बाय एक्स, तो सिंपल सी एंट्री आएगी, और उसने हमें पैसे भी दे दिए वाई ने, तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश डेबिट टू बिल रिसीवेबल, खत्म। और वाई क्या करेगा, बिल पेबल डेबिट टू कैश या टू बैंक, खत्म, बिल पैसे लेन देन हो गए, बिल खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर है? हाँ जी। यस मैम। दूसरा केस था कि हमने बिल को डिस्काउंट करवा लिया था बैंक से, ठीक है, और वाई ने बैंक को पेमेंट कर दी। अब हम हमारे हमारे को क्या मतलब है इस चीज से, हमने तो बैंक से पहले ही पैसे ले लिए, तो हम अपनी बुक्स में कोई एंट्री इसकी नहीं करेंगे। बिल बैंक के पास है, बैंक देखेगा उससे पैसे लेने हैं, और वो बैंक को पैसे देगा वाई, तो वाई की बुक्स में सिर्फ एंट्री होगी क्योंकि उसने पेमेंट करनी है, वो करेगा बिल पेबल टू कैश टू बैंक, जो भी करेगा, चाहे वो कैश जमा कराए बैंक में जाके, चाहे वो बैंक को बैंक से पैसे दे, अपने अकाउंट से दे, बैंक को पेमेंट करनी है उसने, हमने कुछ नहीं करना क्योंकि हम तो पहले पैसे लेके खत्म कर चुके हैं। क्लियर हो गई ये बात? यस यस मैम। मैम। अब अगर आपने बैंक को कलेक्शन के लिए पैसे बिल दे रखा था, तो बैंक ड्यू डेट पे वाई से पैसे लेके आपके अकाउंट में डालेगा, तो वो आपके अकाउंट को डेबिट आप क्रेडिट कर देगा और आप डेबिट करोगे, बैंक के अकाउंट डेबिट, आपके बैंक में पैसे डल गए, टू बिल फॉर कलेक्शन, और बिल फॉर करेक्शन को आप खत्म कर दोगे। वाई की बुक में फिर हर जगह पे वही एंट्री आएगी क्योंकि उस बेचारे ने तो सिर्फ पेमेंट ही करनी है, एक ही एंट्री आएगी, वो आपको करे, बैंक को करे, एंडोर्सी को करे, किसी को भी करे, वो एक ही एंट्री करेगा, बिल पेबल टू कैश टू बैंक। समझ आ गई आपको ये बात? यस मैम। अब यस मैम। एक केस था कि हमने थर्ड पर्सन को बिल एंडोर्स कर दिया था, जेड को दे दिया था, तो भी जैसे हमने बैंक को डिस्काउंट कराया था, हमें कोई मतलब नहीं है, बैंक लेगा पैसे। अब यहाँ भी हमें कोई मतलब नहीं है, जेड पैसे लेगा, एक्स का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वाई की फिर वही एंट्री आएगी, बिल पेबल टू कैश टू बैंक, ठीक है। लेकिन ये तो था बिल ऑनर हो गया, अब बिल डिसऑनर हो गया भाई, वाई पैसे देने से मुकर गया, तो क्या करेंगे, फंस गए हम तो। तो अब देखना ये है कि फिर वही चार सिचुएशंस, पहली सिचुएशन बिल हमारे पास था, तो यहां पर हम वाई को डेबिट करेंगे टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि जब हमने बिल लिया था तो हमने एंट्री की थी बिल रिसीवेबल टू वाई। अब फिर एंट्री करेंगे वाई डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश और टू बैंक, किस लिए आ रहा है, क्योंकि जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो हमें उसको रिन्यू कराने के लिए नोटिंग करवानी पड़ती है, नोटिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, नहीं तो वो मुकर जाएगा, वो तो कहेगा मैंने दे दिए थे पैसे, उसके ऊपर नोटिंग करानी पड़ती है, नोटरी से अटेस्ट कराना पड़ता है कि इसने पेमेंट इस दिन को नहीं दी थी, ठीक है, और फिर उससे साइन भी करवाने पड़ते हैं, तो वो नोटरी पे कौन कराएगा, बिल तो आपके पास है, तो बिल वही कराएगा जिसके पास बिल है, क्योंकि उसी को खतरा है कल को ना दे पैसे तो। समझ आ गई? मैम यस मैम। नोटिंग हम कहाँ से करवाएंगे? नोटरी से कराते हैं बेटा, कोर्ट में नोटरी वाले बैठे होते हैं ना, वो 50-100 रुपए लेके कर यस देते हैं, मैम। तो उसको पैसे दे दिए हमने। लेकिन भाई अब हम उसको बोलेंगे कि भाई पैसे तो दे दिए मैंने, पर अब नया बिल दे दे तू, ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, बिल पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट इफ एनी। अगर मान लो मैंने उसको कह दिया कि तू नोटिंग करा दे, ठीक है, तू, नहीं वो नहीं कराएगा, नोटिंग तो हम ही कराएंगे, पैसे तो हमने खर्च किए, लेकिन हम चार्ज किससे करेंगे, भाई से, उसको नया बिल यस दे रहे हैं मैम। ना, जब उसको दोबारा बिल बना के यस देंगे तो हम मैम। उसमें वो ऐड कर देंगे, तो वो नोटिंग चार्जेस डेबिट टू एक्स, अब जो नया बिल वो हमें देगा उसमें नोटिंग चार्जेस ऐड होंगे। समझ आ गई ये बात?
यस मैम। Yes, ma'am. अब ये था Yes, ma'am. पहला केस जब बिल रिटेन किया था एक्स ने। दूसरा केस है जब उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, तो भी वही एंट्री आएगी, वाई डेबिट। अब टू बिल रिसीवेबल की जगह टू बैंक आ जाएगा, क्योंकि अब हमने बैंक को पैसे देने हैं, टू बैंक। बाकी सेम नोटिंग चार्जेस वगैरह, और इसकी एंट्री तो सेम रहेगी। बिल पेबल वाले की एंट्री हर सिचुएशन में सेम रहती है, चाहे वो पेमेंट करता है तो उसकी एक ही एंट्री थी, बिल पेबल टू कैश। और अगर डिसऑनर हो गया तो उसकी एक ही एंट्री रहती है, बिल पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ड्रायर। क्लियर? समझ आ गई? चेंज हमारा होता है, अगर हमारे पास बिल था तो हमने बिल रिसीवेबल कर दिया, अगर बैंक को डिस्काउंट करा दिया था तो बैंक कर दिया। यहाँ पर बाकी एंट्री सेम रहेगी, एक ही जगह चेंज होती है। अगर कलेक्शन के लिए दिया था तो बिल फॉर कलेक्शन आ गया, और अगर जेड को दिया था तो जेड आ जाएगा, क्योंकि अब हमने जेड को देने हैं ना पैसे। और यहाँ पर हम टू कैश नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब नोटिंग चार्जेस जेड देगा, क्योंकि बिल जेड के पास है। आई बात समझ आपको? हाँ जी, ये बात, ये एंट्री समझने वाली है। यहाँ पर मान Yes, लो ma'am. 1 लाख का बिल था, 100 रुपए नोटिंग चार्जेस लगे, 1,01,00,000 रुपए। अब वो 100 रुपए देगा कौन नोटिंग चार्जेस? सोचो, जेड देगा ना, क्योंकि बिल तो जेड के पास है। समझ आई आपको ये बात? मैम दोबारा समझाना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा आपने जेड को बिल, और बिल हो गया डिसऑनर, तो अब नोटिंग कौन कराएगा? बोलो। जेड मैम। जेड कराएगा, तो पैसे भी वही देगा। और वो जेड किससे पैसे चार्ज करेगा? मेरे से, आपसे। और आप किससे चार्ज करोगे? वाई से। यस मैम। तो हम क्या करेंगे? वाई डेबिट टू जेड, नोटिंग चार्जेस जोड़ के। यस वाई की तो Yes, बेचारे ma'am. की सेम एंट्री Yes, रहेगी। ma'am. समझ आ गई ना आपको ये बात? इस बात पे ध्यान रखना है, Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है? अच्छा, अब मान लो वो कहता है ड्यू डेट पे हम पैसे नहीं दे पाए, और म्यूचुअल कंसेंट से वो कहता है कि अब हम नोटिंग चार्जेस भी ऐड करके नया बिल बना देते हैं, क्योंकि अब हमने, उसने हमें जो पैसे देने थे वो प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों ऐड करके, या तो वो नोटिंग चार्जेस हमें कैश दे देगा और जितने का बिल था वही दोबारा नया बन जाएगा, या फिर हम नोटिंग चार्जेस ऐड करके नया बिल बना देंगे। एंट्री वही पुरानी आ जाएगी जो सबसे पहली एंट्री थी, वाई डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और यहाँ बिल पेबल डेबिट टू एक्स। ठीक है? और बिल रिन्यू करने पे हम ma'am. इंटरेस्ट चार्ज ले सकते हैं उससे, ये हो सकता है। नोटिंग चार्जेस तो लेने ही लेने हैं, प्लस इंटरेस्ट चार्ज। जैसे 2 महीने और उसने आगे कर दिया, तो 2 महीने का हम उसको कहेंगे भाई ब्याज भी दे दे, तो वाई डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है? और यहाँ पर इंटरेस्ट डेबिट टू एक्स। अब हो सकता है कि वो रिन्यू की पेमेंट जो है इंटरेस्ट की कैश दे दे या बिल में जोड़ दे, वो उसकी मर्जी है, वो क्वेश्चन में बता दिया जाएगा आपको। तो जब बिल, रिन्यूड बिल जब पेमेंट करेगा तो कैश डेबिट टू वाई और एक्स डेबिट टू कैश, ये पार्ट पेमेंट है। वो कहता है सारा बिल रिन्यू नहीं करा रहा, वो कहता है 1 लाख देने थे, चल 50,000 ले लो, 50,000 का नया बिल बना दो। तो जो कैश मिल रहा है उसकी कैश एंट्री, और जो नया बिल मिल रहा है उसकी बिल में एंट्री हो जाएगी। ठीक है? सिर्फ आपको सिचुएशन को समझना है और कुछ भी नहीं है। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है आपका, वो कहता है कैलकुलेट द ड्यू डेट। बड़ा आसान है ये, क्योंकि मंथ्स में दी हुई है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई हो गया, 1 मई हो गया, 4 महीने Yes, ma'am. जोड़े, Yes, उसमें ma'am. 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस जोड़ दो, तो 4 मई आ गई मेच्योरिटी डेट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब 23 Yes, ma'am. नवंबर है, 2 महीने, तो दिसंबर, जनवरी। तो 23 जनवरी प्लस 3 दिन 26 जनवरी, तो क्या आएगी 26 डेट ऑफ? जनवरी। 26 जनवरी मैम मैच्योरिटी डेट। 26 आएगी। No, ma'am. 25 Jan, ma'am. 25 आएगी No, जी। no, ma'am. हाँ, यही तो 27. आपने, यही तो गलती करनी है। 27 25. क्यों आएगी बेटा? 25, 25 ma'am. आएगी। 25 आएगी मैम। हाँ, Yes, क्योंकि ma'am. नेशनल हॉलीडे है तो एक दिन पहले की आएगी। Yes, ma'am. ठीक है? क्लियर है ये? Yes, ma'am. यस मैम। Ma'am. हाँ Yes, जी। ma'am.
अब देखो अगला Yes, ma'am. एग्जाम्पल वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। वो कहता है एक्स ने गुड्स सेल की 20,000 की वाई को उधार पे 1 जनवरी को। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझते हो, डेट वाइज हमने एंट्रियां करनी है। एक्स ने सेल की तो क्या करेगा, वाई डेबिट टू सेल, और वाई क्या करेगा, परचेजेस डेबिट टू एक्स। 1 जनवरी की एंट्री होगी दोनों की बुक्स में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एक्स ने बिल लिखा, ड्रॉ किया एक्स ने बिल वाई के ऊपर 3 मंथ्स का। वाई ने उसको एक्सेप्ट करा और एक्स को वापस दे दिया। तो अब बिल की एंट्री क्या आएगी एक्स की बुक्स में, बिल रिसीवेबल डेबिट टू वाई, और वाई की बुक्स में एक्स डेबिट टू बिल पेबल। बिल रिसीवेबल की एंट्री भी होगी दोनों बुक्स में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आ Yes, गई हमारी ma'am. सिचुएशंस, 4 सिचुएशंस जो हमने की थी कि रिटेन किया उसने बिल और मैच्योरिटी डेट पर ले लिया। तो पहले हम मैच्योरिटी डेट निकालते हैं। 1 जनवरी है, कितने का है, 3 मंथ्स का। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल और 4 अप्रैल का हो गया। Yes, ma'am. 4 Yes, अप्रैल ma'am. को एक्स क्या एंट्री करेगा, एक्स को पैसे मिल गए, कैश डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और वाई की एंट्री करेगा बिल पेबल डेबिट टू कैश। ये एंट्री समझ आ गई। Yes, ma'am. Yes. अच्छा, सिचुएशन नंबर 2 पे आते हैं हम। 4 अप्रैल की एंट्री होगी हमारी। सिचुएशन 2 में इसने डिस्काउंट कराया था बिल 12% पर एनम से बैंक से 1 जनवरी को, सेम डेट को डिस्काउंट करा लिया। अब 12% के हिसाब से 20,000 पे अगर मैं ब्याज लगाऊं तो 12 कितना बनेगा, 200 इंटू 12, 2400 बनेगा पूरे साल का। लेकिन हमें 3 मंथ्स का निकालना है, तो 2400 इंटू 3/12 यानी 1/4, 600 ब्याज बन गया। Yes, ma'am. 600. Yes, ma'am. अब हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक Yes, अकाउंट ma'am. डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, Discount. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। एक्स की बुक्स में, वाई की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। समझ आ गया आपको। Yes, ma'am. डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, समझ आ गया। हाँ जी। Yes, ma'am. Yes, तीसरे ma'am. केस में हम जेड को दे रहे हैं, तो हम एंट्री सिंपल करेंगे, जेड डेबिट टू बिल रिसीवेबल। क्या एंट्री करेंगे, Z जेड account डेबिट of bill टू बिल receivable. रिसीवेबल। और बैंक को कलेक्शन के लिए भेज रहे हैं, तो बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल रिसीवेबल। Yes, ma'am. ठीक है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल, और जब 5 अप्रैल होगी तो बैंक से पैसे आ जाएंगे, बैंक डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है, जबकि जेड को जब हमने किया था तो हमने 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को कोई एंट्री नहीं करी, क्योंकि वो तो जेड लेगा ना उसके पैसे। और ना ही डिस्काउंट के केस में हमने एंट्री करी, क्योंकि उस केस में पैसे बैंक को जाएंगे। हमारे पास तो 2 ही केस में पैसे आएंगे ना 5 अप्रैल को, या तो हमने रिटेन किया था या फिर बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा था। बाकी दोनों केसेस में तो हमारे पास पैसे नहीं आएंगे ना। समझ आई आपको। Yes, ma'am. हाँ जी, किसी को कोई डाउट यहाँ पे। मैम सेकंड वाला 10 डिस्काउंटेड फॉर फ्रॉम बेटा आपने डिस्काउंट निकाल लिया 12% के हिसाब से, 2 महीने का 600 रुपए बैंक ने आपके काट लिए एक तरह से डिस्काउंट के रूप में, क्योंकि उसने एडवांस में पैसे दे दिए ना आपको 19,400। बैंक को तो वो 4 अप्रैल को मिलेंगे पैसे, 5 अप्रैल को मेच्योरिटी डेट को। आपको बैंक आज ही दे रहा है, तो ब्याज ब्याज नहीं लेगा बैंक आपसे, एडवांस में पैसे दे रहा है ना आपको। समझ आ गई। यस मैम। तो अब अप्रैल में तो फिर बैंक को मिलेंगे ना, वैसे आपको थोड़ा ना मिलेंगे, आप तो ले चुके हो बैंक से पैसे पहले ही। समझ आ गई यहाँ तक सबको। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा Yes, डिसऑनर। ma'am. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक है, डिसऑनर क्या होता है, या तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया जब हमने बिल बना के भेजा उसको, शुरू में ही 1 जनवरी को ही उसने एक्सेप्ट नहीं किया, वो भी डिसऑनर है। या फिर जब 1 अप्रैल 4 अप्रैल को पेमेंट का टाइम आया, मैच्योरिटी डेट हुई, उसने पेमेंट नहीं करी, नॉन एक्सेप्टेंस भी डिसऑनर है,
नॉन पेमेंट भी डिसऑनर है, दोनों तरह का डिसऑनर हो गया। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? Yes, ma'am. नॉन एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेड टू बी डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस व्हेन ड्राई और वन ऑफ द सेवरल ड्राइज नॉट बीइंग पार्टनर make default in acceptance upon being duly required to accept the bill where the presentation is executed and bill is not accepted. When the bill of entry dishonor by non-acceptance, no accounting is required to be done in the books of party. जब उसने नॉन एक्सेप्टेंस पे ही डिसऑनर कर दिया तो उसकी एंट्री कोई जरूरत नहीं होती है बुक्स में करने की। ये बात समझ आ गई आपको? ये बात Yes, ma'am. उसकी कोई अकाउंटिंग ma'am. एंट्री होगी? बेटा जब देखो हमने क्या बोला था बिल ऑफ एक्सचेंज कि एक्स ने सेल करी, उसने बिल लिख के भेजा वाई को और वाई उस पे साइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा और वो एक बिल बन जाएगा, यही कहा था ना हमने। Yes, ma'am. अब एक्स ने लिख के तो भेज दिया, वाई ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो क्या करोगे आप? फिर आप बुक्स में एंट्री क्या करोगे? फिर बिल रिसीवेबल बनेगा ही नहीं। वो जब उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो फिर वो बिल कैसे बना? वो तो बिल ही नहीं है। फिर आप किसी और तरीके से लोगे ना उससे पैसे, फिर उसको कोर्ट केस करोगे, कुछ और करोगे। आपने की सेल तो करी है ना उसको, वो बिल नहीं एक्सेप्ट कर रहा अगला। मैम एंट्री हम किसी में भी नहीं करेंगे, एक्स और वाई में। बेटा सेल और परचेज की एंट्री तो आएगी ना, वो तो आएगी। डिसऑनर की मैम। डिसऑनर कैसे हुआ? जब उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, आप बिल की एंट्री ही नहीं की, आप क्या एंट्री करोगे मुझे बताओ? उसने पहले दिन ही नहीं माना कि मैं नहीं साइन करता, तो वो बिल तो बना ही नहीं। बिल तो पूरा ही तब होता है जब सामने वाला एक्सेप्ट करता है। यस मैम। जब अब मैंने आपसे पैसे लेने हैं, मैंने लिख के दिया भाई आप 2 महीने बाद मुझे इतने पैसे दे देना, आपने उस पर साइन ही नहीं किए तो वो तो पूरा ही नहीं हुआ। जब पूरा ही नहीं हुआ तो एंट्री कैसे करूंगी? ओके मैम। उसको तो मैं कहीं एविडेंस के रूप में दिखा नहीं सकती ना मैं बैंक से उसको डिस्काउंट करवा सकती हूँ, ना मैं जेड को एंडोर्स कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती उसका। तो मैं जब आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे इस चीज को कि मैं आपको पैसे दे दूंगी। अब ब्लैंक चेक है, ठीक है, कैंसिल ब्लैंक चेक के ऊपर आप साइन ही नहीं करोगे तो उस चेक की वैल्यू क्या है? चाहे मैं उसमें 1 करोड़ डाल दूं, चाहे 10 करोड़ डाल दूं, बिना साइन के तो चेक की कोई वैल्यू ही नहीं है। आई बात समझ? यस मैम। Yes, अब ma'am. अब है डिसऑनर बाय नो, ये सिर्फ थ्योरी में आ सकता है आपके पास, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि नॉन एक्सेप्टेंस क्या होता है और उसकी कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है, नॉन पेमेंट की एंट्री होती है। नॉन पेमेंट होती है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, साइन कर लिया, वो बिल बन गया, मैंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया या कलेक्शन के लिए भेज दिया या रिटेन कर लिया या एंडोर्स कर दिया, कुछ भी किया, लेकिन डेट ऑफ मेच्योरिटी जब आई तो आपने पैसे देने से मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकती। तभी तो नोटिंग चार्जेस की एंट्री हुई ना उसके बाद। वो डिसऑनर फॉर नॉन पेमेंट है, डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। जब आप मेच्योरिटी डेट पे कोई बंदा मना कर देता है, पहले उसने हाँ कर दी है, ठीक है, फिर हम 3 बुक्स में एंट्री करेंगे, ड्रायर, ड्राई एंड एंडोर्सी। एंडोर्सी की बुक्स में तब एंट्री होंगी अगर हमने किसी को एंडोर्स किया हुआ है, तो नहीं किया हुआ तो फिर 2 बुक्स तो है ही है हमारे पास। समझ आ गई आपको ये बात? यस मैम। अब हम आते हैं Yes. आगे। अब आता है नोटिंग ऑफ ए बिल। अभी मैंने आपको समझाया था कि जब आपका बिल डिसऑनर हो जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है कि ये बिल डिसऑनर हो गया था, और उसकी नोटरी पब्लिक होता है, नोटरी जिसके पास जाके हम एंट्री करवाते हैं वो भी अपने रजिस्टर में लिखता है ये चीज। कल को कोई कोर्ट केस हो जाए, वो बंदा फिर पैसे देने से मना कर जाए, तो फिर हम उसको बता सकते हैं कि देखो इसने पहले भी मना किया था, ये नोटरी में इसकी रजिस्टर्ड है एंट्री, ये मेरे पैसे नहीं दे रहा। ये जरूरी होता है क्योंकि जब बंदा एक बार डिफॉल्टर हो गया, आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे लॉ एंड ऑर्डर में, तो वो दोबारा नहीं देगा आपके पैसे। तो इसको नोटिंग ऑफ बिल बोलते हैं। इसके लिए एक फीस लगती है जिसको हम नोटिंग फी या नोटिंग चार्जेस कहते हैं, जो पेमेंट करनी पड़ती है। और ऑब्वियसली ये खर्चा वही करेगा जिसके पास बिल है, क्योंकि जो कागज लेके जाएगा, नोटरी को थोड़ी ना पता है किसने लेने हैं किसने देने हैं, उसने तो अपना काम करना है और पैसे लेने हैं। तो उसके पास कौन जाएगा कागज लेके? जिसके पास कागज होगा, जिसके पास बिल होगा, क्योंकि एंट्री तो बिल के ऊपर होनी है। ठीक है, लेकिन हम वो पैसे बाद में अल्टीमेटली उससे ले लेते हैं
जिसने बिल डिसऑनर किया है, लेकिन एक बारी तो जिसके हाथ में चाहे वो जेड है चाहे एक्स है, जिसके पास बिल होगा वही पे करेगा। ठीक है। लास्ट केस है हमारे पास डिसऑनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। ये तो उसने देने से मना कर दिया। एक केस ये होता है कि बंदा इंसॉल्वेंट ही हो गया, भाई अब क्या करोगे, तो उसने देने ही नहीं पैसे, आप नोटरी करा लो कुछ भी करा लो, जब बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या देगा आपको। ठीक है। इधर नोटिंग नथिंग इज रिसीव्ड, या तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा उससे, या पार्शियल अमाउंट मिल जाएगा, वो तो उसका लिक्विडेटर बताएगा कि आपको क्या मिलेगा फाइनल डिविडेंड के रूप में, इसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बोलते हैं। तो इस केस में आपको चुपचाप जो पैसे मिलेंगे वो ले लेने हैं, और बाकी जो है बैड डेट में डाल के खत्म करो अपनी बुक्स में, और जिसने देने थे उसकी बुक्स में वो बैड डेट जो है उसको नाम दिया जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट का। हमारी बुक्स में जो बैड डेट होगा वो उसकी बुक्स में डेफिशिएंसी अकाउंट हो जाएगा। समझ आ गई आपको ये बात? Yes, ma'am. यस मैम। तो ये सब केसेस आपको थ्योरी के रूप में याद करने हैं। अब अगला हमारा एग्जांपल है, मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स फॉर 15,000 टू वाई। सिमिलर एंट्री आएगी, एक्स वाई डेबिट टू सेल्स, और वाई करेगा परचेजेस डेबिट टू एक्स। इमीडिएटली बिल लिखा गया, उसकी भी सेम एंट्री आएगी, बिल रिसीवेबल डेबिट टू वाई, वाई लिखेगा कि एक्स डेबिट टू बिल पेबल। अब मेच्योरिटी पे बिल हो गया डिसऑनर, और 50 रुपए दिए गए नोटिंग चार्जेस के। The journal entries will be recorded in the books of X and Y given below the following circumstances. पहला क्या है कि एक्स के पास ही था बिल, तो नोटिंग चार्जेस कौन देगा, एक्स देगा। एक्स एंट्री करेगा नोटिंग चार्जेस टू कैश, 50 रुपए की एंट्री करेगा, और फिर एंट्री कर देगा वाई डेबिट टू नोटिंग चार्जेस, वाई डेबिट टू नोटिंग चार्जेस टू बिल रिसीवेबल। अब उसको 15,050 से कर देगा क्रेडिट, और फिर नया बिल लिखेगा। देखो मैं आपको साथ साथ दिखा देती हूँ, पहले उसने सेल की फिर बिल लिया। ठीक है। अब यहाँ पर उसने दो एंट्रियां मैंने बोली हैं, इसने एक ही एंट्री कर दी मेच्योरिटी डेट को, 3 महीने के बाद मेच्योरिटी डेट थी, तो फरवरी मार्च अप्रैल 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस मिला के 4 अप्रैल हो गया। 4 अप्रैल को हमने वाई को डेबिट कर दिया, क्योंकि अब वाई हमारा डेटर बन गया फिर से। कितने से, 15,000 उसने बिल के देने हैं, 50 रुपए हमने उसके लिए नोटिंग चार्जेस खर्च किए। या तो आप ऐसे एंट्री कर सकते हो, पहले नोटिंग चार्जेस टू कैश, देन यहाँ पर टू नोटिंग चार्जेस लिख दो। और अगर आपने अलग से कैश नहीं एंट्री करी नोटिंग चार्जेस की, तो आप ऐसे सीधा एंट्री कर सकते हो। जब हम किसी के बिहाफ पे पैसे खर्चते हैं तो हम एंट्री करते हैं ना, वाई डेबिट टू कैश। समझ आई आपको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब आपने बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से, कब डिस्काउंट कराया देख लेते हैं। 12% सेम है आपका, 15,000 का 12% 3 महीने का निकालेंगे हम, तो पहली एंट्री वही रहेगी, डिस्काउंट की एंट्री, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब जब हमने एंट्री करनी है तो अब वाई डेबिट टू बैंक करेंगे, क्योंकि अब नोटिंग चार्जेस बैंक देगा, क्योंकि बिल बैंक के पास है, जिसके पास बिल होता है वही नोटिंग चार्जेस देता है, लेकिन अल्टीमेटली वो चार्ज किए जाते हैं वाई से। तो अब हमने बैंक को 15,050 देने हैं और वाई से 15,050 लेने हैं, तो हम एंट्री करेंगे वाई डेबिट टू बैंक। समझ आ गई ये बात? Yes, ma'am. और अगर जेड Yes, को दिया ma'am. होता तो वाई टू जेड कर देते, खत्म कहानी। ठीक है, 15,050 वाई टू जेड कर देंगे, और कुछ नहीं होगा, वाई टू जेड। ठीक है, समझ आ गई आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वाई की बुक्स में क्या है, एक एंट्री तब होगी जब उन्हें परचेजेस की, एक जब उसने बिल इशू किया, और एक जब बिल डिसऑनर हुआ, बस बीच की कोई एंट्री नहीं होती। बिल पेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू एक्स, क्योंकि इसको तो एक्स को ही देने हैं पैसे, एक्स अपने आप देखेगा उसने बैंक को देने हैं कि जेड को देने हैं, उससे वाई का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगला टॉपिक है हमारा रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है,
when the holder of bill is not in position to meet the bill on due date, वो कहता है मैं नहीं दे सकता भाई पैसे, पर इसको डिसऑनर मत करो, मेरे को थोड़ा टाइम दे दो, एक्सटेंशन दे दो, मेरे को इस बिल को थोड़ा सा 2 महीने और एक्सटेंड कर दो, उसके बदले मेरे से ब्याज ब्याज ले लो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। अगर ड्रायर एग्री हो जाता है तो वो ओल्ड बिल को कैंसिल करेगा, डिसऑनर नहीं करेगा। वहां यहाँ पर हम डिसऑनर नहीं करेंगे, नोटिंग पे नहीं जाएंगे, हम कैंसिल करेंगे और एक फ्रेश बिल नया उसको ड्रॉ कर देंगे, इसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल, ठीक है। और जितने पीरियड के लिए है उसका ब्याज भी हम उससे ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है 1 फरवरी को एक्स ने सामान बेचा वाई को, सेम है 18,000 का, 3,000 उसने सेम डे पे कर दिए, तो हम एंट्री करेंगे वाई डेबिट, कैश डेबिट टू सेल। वाई को 15,000 से 3,000 कैश में आ गए, ठीक है, कैश डेबिट बिल रिसीवेबल, ऐसे भी कर सकते थे हम, वाई डेबिट 15,000 से, ठीक है, कैश डेबिट टू सेल, फिर हम कर देते बिल रिसीवेबल टू वाई 15,000, या ऐसे भी कर सकते हैं, पहले हमने वाई डेबिट टू सेल कर दिया, फिर हमने कहा कि वाई ने 3,000 दे दिए, कैश डेबिट बिल रिसीवेबल डेबिट टू वाई, 3 महीने का बिल लिखा, ठीक है, और 3 महीने के बाद उसने रिक्वेस्ट की कि बिल कैंसिल कर दो, 2 महीने का मुझे और टाइम दे दो और उसके बदले मेरे से 12% का ब्याज ले लो, कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम। वाई 4 मई को ड्यू डेट थी, तो वाई को हम डेबिट करेंगे, 15,000 हमने उससे वैसे ही लेने थे, अब 2 महीने की वो एक्सटेंशन ले रहा है, तो 2 महीने का ब्याज बनता है 15,000 के पे 12% के हिसाब से 300, तो 300 हम उससे इंटरेस्ट लेके नया उसको डेबिट करेंगे 15,300 से, टू बिल 15,000, टू इंटरेस्ट 300। अब उसको हम नया बिल, अगर तो वो 300 इसने लिखा है यहाँ पर कि इंटरेस्ट कैश दे रहा है वो, ही फर्दर एग्री टू पे इंटरेस्ट इन कैश, ये पॉइंट पढ़ने वाला है कि जो इंटरेस्ट हम उसे लगा रहे हैं 2 महीने का, क्या वो हमें एक तो वो ये कह सकता है कि नया बिल मुझे 15,300 का दे दो, या वो हमें खुश करने के लिए कह देगा भाई ये ले भाई तू 300 रुपए ब्याज रख ले, अपने 15,000 का नया बिल दे दे। तो वो हमें क्वेश्चन में से समझना है, क्योंकि यहाँ उसने क्लियर लिखा है कि उसने ब्याज कैश दे दिया, तो 300 रुपए तो हमारे पास कैश आ गए, कैश डेबिट टू वाई, ठीक है, कैश डेबिट टू वाई 300, एंड देन बिल रिसीवेबल डेबिट टू वाई 15,000। समझ आ गई आपको ये बात? Yes, ma'am. और मेच्योरिटी डेट पे उसने हमें पेमेंट कर दी। वाई की बुक्स की Yes, ma'am. एंट्रीज भी आप इसी तरह से कर सकते हो। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल हम कल करेंगे, आज इतना काफी है, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जितना हमने कर लिया यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आप सबने करने हैं, कम से कम 2-2 बारी, इस बात को समझ रहे हो? 4 ही एग्जाम्पल हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। टू यस मैम टाइम्स ईच क्वेश्चन, 2 टाइम्स ईच क्वेश्चन, समझ आ गई मेरी बात? लैंग्वेज और पंजाबी च Yes, बोलना ma'am. 2 बारी करने हैं सारे